जिसका मुझे था इंतजार। दोस्तों आपका 3 नवंबर को कक्षा 12वीं का फिजिक्स भौतिक शास्त्र का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है और अच्छा आप तैयारी कर सकें, ओके, बेहतरीन प्रदर्शन कर सकें अर्धवार्षिक परीक्षा में, इसलिए पहले ही दोस्तों आपको फिजिक्स के मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करा दिए थे। ओके, तो मुझे आशा है कि जिस हिसाब से मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 4 नंबर वाले, आपने तैयार कर लिए होंगे। लगातार आप लोग कमेंट कर रहे थे कि सर पेपर लाइए फिजिक्स का, तो हम देखने वाले हैं पेपर के माध्यम से मैं आपको समझा दूंगा। सबसे बड़ा फायदा नहीं रहेगा कि आपको जो पेपर में आपको बताऊंगा है, क्वेश्चन भी बताऊंगा, सॉल्यूशन के साथ मैं आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को देखते ही देखते आपकी और अच्छे से तैयारी हो जाएगी। इससे आपको पेपर पैटर्न पता चल जाएगा, क्वेश्चन का लेवल पता चल जाएगा, इसलिए आपको क्या है वीडियो को ध्यान से अंत तक देखना है। ओके, तो पेपर इसी प्रकार से आपको जिसमें फॉर्मेट में आपको बता रहा हूं इसी तरीके से आपका रहने वाला है। ओके, इस प्रकार से आपको पहले निर्देश दिए जाएंगे। ओके, 70 नंबर का आपका टोटल पेपर रहने वाला है और पूरे अच्छे से आपको क्या है प्रैक्टिस इसी कर लेनी है। एक एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा और सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा। चलिए देख लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं, बाकी आप निर्देश देख सकते हैं। और अभी आपको मैं पेपर के साथ साथ आगे में अभी अब टॉप 50 भी आपको क्वेश्चन आपको कवर कराने वाला हूं, ऑब्जेक्टिव की अलग से वीडियो लाने वाला हूं, क्वेश्चन आंसर की और आपकी वीडियो आने वाली है। हर प्रकार से मैं आपकी तैयारी करा दूंगा और मेरे साथ अगर आप क्या लगातार तैयारी करते हैं तो गारंटी के साथ दोस्तों आप क्या है बेहतरीन तरीके से प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि मैं दोस्तों आपके हर प्रकार के क्वेश्चन आपको कवर करा दूंगा, इसलिए जितने क्वेश्चन बताऊं तैयार करते जाइएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे आने वाले हैं सही विकल्प, 6 नंबर के सही विकल्प रहने वाले हैं। इस बार से आपका क्वेश्चन है, पहला है धातुओं का परावैद्युतांक होता है, तो धातुओं का जो हमारा परावैद्युतांक होता है वो क्या होता है, अनंत होता है। नेक्स्ट है धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी, तो धारा के जो चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी किसने, आर्स्टेड ने। ओके, तो आर्स्टेड इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। भंवर धारा का उपयोग किया जाता है, तो भंवर धारा का उपयोग किया जाता है धारा मापी की सुग्राह्यता बढ़ाने में, ये आपका धारा मापी। ओके, तो धारा मापी की सुग्राह्यता बढ़ाने में। नेक्स्ट, एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार ये बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। तो एक तार का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है किस पर निर्भर करता है, पदार्थ पर निर्भर करता है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दूरदर्शी की नेतिका की फोकस दूरी अभिदर्शक की फोकस दूरी से क्या होती है, से कम होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं, तो विद्युत चुंबकीय जो तरंगें होती हैं तुरंत आवेश से क्या उत्पन्न होती हैं। आगे देख लेते हैं। इसके बाद ये हमारे इंग्लिश मीडियम का दिया हुआ है। ओके, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका रहने वाला है। तो देखिए आंसर तो मैंने बता दी, जो आंसर आपका यहाँ रहने वाला है हिंदी में वही आपका इंग्लिश में आंसर है, ये मैं आपको फिर भी दिखा दे रहा हूँ। ओके, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट तो पढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले अगर विद्यार्थी हैं तो वह भी थोड़ा देख लीजिए। ओके, और हिंदी मीडियम वाले अगर विद्यार्थी थोड़ा धैर्य रखें, इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी को भी देखने को मौका मिल जाए, ताकि वो भी क्या अपने हिसाब से थोड़ा पढ़ सके और समझ सके। ये आपका दिया हुआ इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार आपको पढ़ के समझ लीजिएगा। ओके, अब देख लेते हैं हम रिक्तस्थानों की पूर्ति। रिक्तस्थान की पूर्ति देख लेते हैं। पृथ्वी की विद्युत विभव माना गया है, तो पृथ्वी का जो विद्युत विभव है वो कितना माना गया है, पृथ्वी का विद्युत विभव 0 माना जाता है। पृथ्वी का जो विद्युत विभव है वो क्या है, 0 माना जाता है। नेक्स्ट है समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों की दूरी बढ़ाने पर धारिता हो जाती है। अगर हम कहें समांतर प्लेट संधारित्र की जो प्लेट होती है इनकी दूरी बढ़ा दे तो जो हमारी धारिता हो जाती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट है एक कूलाम आवेश से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या होती है, कितनी होती है, 6.25 × 10⁸ होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, तो किस प्रकार की तरंगे होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आपका आ चुका है। ओके, सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो जो गामा किरण होती है सबसे अधिक आवृत्ति वाली, तो सबसे अधिक आवृत्ति किसकी होती है, गामा किरण की, तो गामा किरणों की। ओके, लेंज का नियम निर्देश की दिशा को निर्धारित करता है, तो प्रेरण की दिशा को क्या है, निर्धारित करता है। तो हो जाता है रिक्तस्थान की पूर्ति। इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं विद्यार्थी, सॉल्यूशन का आप ट्रांसलेट करके भी देख लीजिएगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं 70। पहला है एक विद्युत द्विध्रुव में कुल आवेश 0 होता है, तो ये दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सत्य। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है वोल्ट मीटर विभव मापी से श्रेष्ठ होता है, तो ये असत्य हो जाएगा। क्या लिखा, वोल्ट मीटर विभव मापी से श्रेष्ठ होता है, तो असत्य, क्योंकि विभव मापी से श्रेष्ठ होता है। ओके, तो इसलिए आपका हो जाएगा असत्य। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुकूल है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में जो संबंध होता है F = मतलब त्रिज्या का आधा होता है फोकस, तो ये आपका क्या बिल्कुल सत्य हो जाएगा। वक्रता त्रिज्या का आधा होता है फोकस, तो ये आपका सत्य है।
इलेक्ट्रॉन वोल्ट विभवांतर का मात्रक नहीं है, तो ये आपका क्या असत्य हो जाएगा, क्योंकि जो विभवांतर का मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है यहाँ लिखा नहीं होता, इसलिए आपका असत्य हो जाएगा। बाकी ये इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो समझने में क्या आसानी हो जाएगी। ओके, अब देख लेते हैं हम सही जोड़ियाँ। ओके, सही जोड़ियों से पहले बता दूं कि पढ़ने का भी क्या तरीका रहने वाला है। अर्धवार्षिक परीक्षा आपके बहुत 2 से 3 दिन बचे हुए, कैसे तैयारी करना है। सबसे पहले जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे एक बार देख लीजिएगा आप। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर वाले उन्हें देख लेना है। अभी मैं आपको ये मॉडल पेपर का पूरा अच्छे से प्रैक्टिस करा रहा हूँ। इस मॉडल पेपर को आपको अच्छे से तैयार कर लेना और इसमें आपको मेहनत नहीं करनी है, मैं ही पूरा आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, पूरा पेपर सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ, तो ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा मेरे साथ। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी, नेक्स्ट वीडियो रहने वाली है टॉप 50 क्वेश्चन आंसर, जिसमें हर प्रकार के हर चैप्टर से हर प्रकार के 2 नंबर 3 नंबर वाले 4 नंबर क्वेश्चन बताऊंगा, सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा। ओके, तो एक पूरी वीडियो देख लीजिएगा, मतलब आधे घंटे की वीडियो होगी, उससे आप देख लीजिए तो आपके क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, फिर इसके बाद एक ऑब्जेक्टिव की आएगी, जिसमें हम क्या है टॉप 100 या टॉप 50 100 लगभग क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आएंगे, तो वो प्रैक्टिस कर लेंगे। तो हर प्रकार से मैं आपके क्वेश्चन तैयार करा दूंगा, तो फिर आप क्या है अच्छा स्कोर गारंटी के साथ कर ही लेंगे। बस क्या तैयार करते जाना, मेहनत तो देखिए करना ही पड़ेगा। ओके, अब देख ले हम सही जोड़ियां। ओके, विद्युत चुंबकीय तरंग है, जो विद्युत चुंबकीय तरंग, तो ये दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। अभी जस्ट हमने देखा भी है रेगिस्तान में। तो अवरक्त किरणें, अवरक्त किरणों की जो खोज की थी हर्सेल ने की थी, खोज वाला अक्सर पूछ लिया जाता है। ओके, जैसे ये अवरक्त किरणें की हर्सेल, ये 2022 में क्वेश्चन था। ओके, प्रकाश कर्ण का सिद्धांत दिया था न्यूटन ने, और किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है वो ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। ओके, अब आपको बताना किरचॉफ का प्रथम नियम, तो ये कमेंट बॉक्स में बताना किस पर आधारित। ओके, तो हो जाएगा आपका चौथा। फिर ऐसे चल कुंडली धारा मापी, तो धारा का चुंबकीय प्रभाव, तो हो जाएगा 5वां। और बैगनी रंग का प्रकाश प्रिज्म द्वारा क्या है सर्वाधिक विक्षेपण होता है, तो हो जाएगा 6वां। बाकी ये दिया हुआ इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए। अब आ जाता हमारा एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। किसी परिनालिका के अंदर नर्म लोहे का क्रोड रखने पर उसके प्रेरकत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसका प्रेरकत्व क्या हो जाता है बढ़ जाता है। किसी परिनालिका में नर्म लोहे का क्रोड रखते हैं तो जो प्रेरकत्व होता है वो प्रेरकत्व हो जाएगा आपका, ये स्वप्रेरकत्व होता है, वो क्या हो जाता है स्वप्रेरकत्व क्या बढ़ जाता है, स्वप्रेरकत्व आपका बढ़ जाता है। ओके, मूल आवेश का मान कितना होता है, तो मूल आवेश का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ये होता है आपका मूल आवेश का मान। एसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो एसी जनरेटर होता है वो हमारा किस सिद्धांत पर कार्य करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर क्या है कार्य करता है। दृश्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य परास लिखिए, तो दृश्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य परास बतानी, तो 1900 एंगस्ट्रॉम से हो जाएगा आपका 7800 एंगस्ट्रॉम। कई बार 4000 भी लिखा रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, 4000 आप 2900 लिखते हैं नंबर मिल जाएंगे। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, तो डाईऑप्टर, डाईऑप्टर। तो ये हमारे कंप्लीट हो जाते हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर, ये इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए रहने वाला है। अब दोस्तों हमारे आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां आ जाता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 का है अब आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं, अथवा पूछे रहा विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए। चलिए सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, देखिए आवेश का क्वांटीकरण यहाँ तो मैंने डिटेल से दिया है समझाने की दृष्टि से, आपको इतना नहीं लिखना है 2 नंबर में, बता देता हूँ कितना आपको लिखना है। तो मैंने आपकी लाइन रहने वाली है, अगर आपसे पेपर में आवेश का क्वांटीकरण पूछा जाता है कि प्रत्येक वस्तु पर आवेश सदैव निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है, इसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। और अगर और अच्छे समझना है तो इस लाइन ऊपर आप पढ़ सकते हैं, जब किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन आते हैं अथवा उस पदार्थ से बाहर जाते हैं तो एक पूर्ण संख्या में जाते हैं, यदि 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा बाहर या 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा या 2 इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा। कभी ये नहीं कहा जा सकता कि 1.5 इलेक्ट्रॉन बाहर गया क्योंकि आधा इलेक्ट्रॉन बाहर गया, इस प्रकार से। तो क्या बताया जा रहा है कि निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गरज होता है, जो भी हमारा आवेश होता है सदैव निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गरज होता है, इसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। मेन लाइन आपकी ये रहने वाली है कि ये लाइन आपको क्या है जो बिल्कुल एकदम अंडरलाइन की गई, इसे आपको तैयार करके रखना है। क्लियर है, बाकी डिटेल से अब अगर आप समझना चाहते हैं तो ये आपका दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाओं से हमसे क्या है गुण पूछे जा रहे हैं, तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के हम गुण भी समझ लेते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या होते हैं, पहला है विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। दूसरी इसकी विशेषता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। ओके, इंपॉर्टेंट रहने वाला है, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और अभी अगर आप मेहनत कर लेते हैं, अर्धवार्षिक परीक्षा है, ओके, अभी आप मेहनत कर लेते हैं तो मैं आपको क्या बोर्ड एग्जाम फिर बहुत ज्यादा आपके आसान हो जाएगा, क्योंकि पूरी मेहनत जब अर्धवार्षिक परीक्षा में कर लेंगे बोर्ड एग्जाम के लिए ज्यादा कुछ फिर आपको बचेगा नहीं। ओके, तो इसलिए अभी आप मेहनत कर लीजिए। तो 7वां क्वेश्चन आ जाता हमारा, एम्पियर का परिपथ नियम लिखिए और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के प्रारंभिक तथा अंतिम सिरे नहीं होते हैं, क्यों। जैसे देख लेते हैं, तो एम्पियर का परिपथ नियम क्या होता है आपका,
तो ये हमेशा क्वेश्चन क्या है, कई बार आपका एक वाक्य नहीं पूछा जा सकता है, ओके, शॉर्ट में भी आ जाता है, तो तैयार करके रखना है। चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी का एक बंद वक्र सी के अनुदेश रेखीय समाकलन वक्र द्वारा परिबद्ध कुल धारा आई का म्यू नॉट गुना होता है। और ये मैन आपको तैयार करना है, और ये अगर ये याद रहता है तो आप थ्योरी भी बना सकते हैं। तो ये आपको ये मैन याद रखना है, ओके, इसी से आपका क्या ये थ्योरी जनरेट हुई है। तो आपका हो जाता है एम्पियर का परिपति नियम। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के प्रारंभिक और अंतिम सिरे नहीं होते हैं, क्यों ये पूछा जा रहा है, तो आपको आंसर बता देना है। क्योंकि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं हमेशा बंद वक्र के रूप में होती हैं। बिल्कुल सिंपल है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा होते हैं उनके कभी ना शुरुआती और ना अंतिम पॉइंट होता ही नहीं। तो क्यों नहीं होता है, क्योंकि वक्र है। अब कोई गोला है, गोला में आप बता ही नहीं सकते कहां से शुरू हुआ कहां से खत्म हुआ, ओके, इस प्रकार से। तो आपको बताना चुंबकीय क्षेत्र रेखा में सब बंद वक्र के रूप में होती हैं, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के प्रारंभिक और अंतिम सिरे नहीं होते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाता कंप्लीट। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8वां, स्वप्रेरण अन्योन्प्रेरण में दो अंतर बताइए और ऊंचाई तथा अपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर बताइए। देख लेते हैं हम स्वप्रेरण अन्योन्प्रेरण में अंतर। स्वप्रेरण में क्या होता है, स्वप्रेरण यानी स्वयं को प्रेरित करने वाली धारा, ओके। किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करने पर कुंडली के प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, इसे हम क्या घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। यानी इसमें क्या होता है, एक कुंडली होती है, एक कुंडली में उसी कुंडली में हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं। जब धारा प्रवाहित करने पर क्या होता है, उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है, ओके, यानी वो कुंडली का स्वयं को प्रेरित कर रही है, ओके, जैसे स्व मोटिवेशन, ओके, अपने अगर आप अपने आप को आप क्या है मोटिवेट करते हैं तो वो क्या है, सेल्फ मोटिवेशन कहलाता है। तो सेम यही क्या है, जो कुंडली होती है अपने ही में धारा प्रवाहित करते हैं पर स्वयं प्रेरित धारा उत्पन्न कर रही है। अब ओके, अपने ही कुंडली में धारा प्रवाहित करी, इसलिए स्वप्रेरण। अन्योन्प्रेरण में क्या होता है कि एक कुंडली में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके बगल में जो दूसरी कुंडली रखी रहती है उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, तो वो कहलाता है आपका अन्योन्प्रेरण। वही बात बताई जाती है। पहली पॉइंट में तो हमने क्या परिभाषा बता दी, दूसरे में बता दी कि इसमें प्रेरित धारा कुंडली की जो मुख्य धारा को सीधे प्रवाहित करती है। क्यों सीधे प्रवाहित करती है, क्योंकि उसी कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है और उसी में क्या है, प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है, इसलिए जो धारा होती है, ओके, वो प्रेरित धारा को मुख्य धारा को क्या सीधे प्रवाहित करती है। जबकि अन्योन्प्रेरण में क्या होता है, प्रेरित धारा मुख्य धारा को सीधे प्रवाहित नहीं करती है। क्यों नहीं करती है, क्योंकि एक कुंडली में धारा प्रवाहित करे तो दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है, ओके, एक में धारा मुख्य धारा है, दूसरे में प्रेरित धारा है, इसलिए क्या है ये सीधे प्रवाहित नहीं करती अन्योन्प्रेरण में, ओके। और स्वप्रेरण में क्या एक ही कुंडली की चाहिए, ओके, जबकि इसमें क्या है दो कुंडलियां होती है अन्योन्प्रेरण में। तो ये तीन अंतर मैंने आपको यहाँ बता दिए हैं, ओके। और अगर चौथा अंतर भी दिया है, ये वाला ये इस पॉइंट है, ये स्वप्रेरण के यहाँ लिख देना है, ये अन्योन्प्रेरण की ये लिख देना, ओके। तो ये मैंने आपको 3-4 अंतर बताया, पढ़ के रखना है। ऊंचाई और अपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर देख लेते हैं। तो ये आपका दिया ऊंचाई और अपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर। जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है कि यह प्रत्यावर्ती विभवांतर को बढ़ा देता है, जबकि अपचाई ट्रांसफार्मर में प्रत्यावर्ती धारा विभवांतर को घटा देता है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर प्रबलता बढ़ाता है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या है विभवांतर को बढ़ाता है और प्रबलता को घटाता है। अपचाई ट्रांसफार्मर विभवांतर को घटाता है और आपको क्या धारा को की प्रबलता को बढ़ाता है। थोड़ा कंफ्यूजन ना हो इसलिए बिल्कुल फिक्स आपको एक बार पढ़ के रखना है। और जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर का परिणाम अनुपात होता है इससे अधिक होता है, जबकि अपचाई ट्रांसफार्मर का जो परिणाम अनुपात होता है इससे कम होता है। इसकी द्वितीय कुंडली में फेरों की प्राथमिक कुंडली से क्या अधिक होते हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर में, अपचाई ट्रांसफार्मर में द्वितीय कुंडली में फेर प्राथमिक से कम होते हैं। अभी आप जब क्या पूरा ट्रांसफार्मर वाला टॉपिक पढ़ेंगे, लॉन्ग में आता भी है और आपको तैयार भी करना है, ओके, तो तब आपको ये पूरा परफेक्ट हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, इसके लिए आवश्यक शर्तें लिखिए। अपवर्ती दूरदर्शी और परावर्ती दूरदर्शी में आपको क्या है अंतर बताने हैं। देख लेते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की आपको बतानी है, इसमें आप किसे कहते हैं और इसकी शर्तें बतानी है। तो देख लेते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या आता है। जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में जाती है तब सघन माध्यम में उस किरण में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होने पर किरण परावर्तित होकर उसी माध्यम में लौट आती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ये आपका बताया जा रहा है। तो पहले तो कंडीशन होती है, ओके, चाहे आप इसकी परिभाषा कह दें और दो कंडीशन को मिक्स करके लिख दे, उसकी परिभाषा बन रही है, और जब पॉइंट वाइज लिख दे तो ऐसी शर्तें हो जाती हैं। तो पहला तो पॉइंट वही इसकी शर्तें देख सकते हैं। प्रकाश किरणों को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी होता है जब प्रकाश किरण क्या जाए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए। दूसरा, सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से मान से अधिक होना चाहिए, और तभी ये क्या है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। तो ये उसकी शर्तें हैं और इसी को मिक्स करके लिख दिया, हमने जोड़ के लिख दिया, वही हमारी परिभाषा बन जाती है। अनुप्रयोग इसका उपयोग किया जाता है, प्रकाश तंतु होता है उसमें उपयोग होता है, मरीचिका में इसका उपयोग किया जाता है, ओके। तो ये हो जाता है। इसके साथ ही आपको अपवर्ती दूरदर्शी परावर्ती दूरदर्शी में अंतर पूछे जा रहा है। तो देखिए, जो अपवर्ती दूरदर्शी होता है इसमें केवल लेंसों का प्रयोग किया जाता है, जबकि परावर्ती दूरदर्शी में लेंस और दर्पण दोनों का प्रयोग किया जाता है। अपवर्ती दूरदर्शी में इसमें बने प्रतिबिंब में वर्ग विवर्तन का दोष होता है, जबकि परावर्ती दूरदर्शी में
प्रतिबिंब वर्ण प्रतिबिंब वर्ण व्युत्पन्न का दोष से मुक्त होता है, मतलब इसमें जो वर्ण व्युत्पन्न का दोष है वो नहीं होता है। ओके, ये आपका वर्ण व्युत्पन्न। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। है ओम के नियम की सीमाएं लिखिए और विद्युत सेल कैसे कहते हैं उदाहरण दीजिए। तो ओम का नियम की आपको सीमाएं बतानी है। तो ओम के नियम की सीमा क्या है कि ओम का नियम केवल धातु चालकों के लिए सत्य होता है, पहली ये सीमा है। ये धातु का जो चालक होगा उसमें ही लागू होता है। दूसरा है यह नियम केवल नियत ताप पर ही लागू होता है। तो ये है आपके ओम की नियम की सीमाएं। इसके बाद दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है विद्युत सेल कैसे कहते उदाहरण देना है। तो विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके किसी परिपथ में आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। जैसे शुष्क सेल क्या है, एक प्रकार का आपका विद्युत सेल है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन समविभव पृष्ठ की विशेषताएं लिखिए और किसी आवेशित चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव को स्पष्ट कीजिए। तो पहले तो हम समविभव पृष्ठ को देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट रहने वाला बहुत ज्यादा। समविभव पृष्ठ नाम ही में सब राज छुपा हुआ, समविभव यानी समान विभव हो। ओके, जिसके पृष्ठ में क्या है, एक ऐसा पृष्ठ विद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर अगर विभव समान है तो समविभव पृष्ठ कहलाए। विशेषता क्या है, पहले यही विशेषता हो जाएगी, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जो विद्युत विभव होता है वो क्या होता है, समान होता है। दूसरा है समविभव पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाने के कोई कार्य नहीं किया जाता। ये आपका समविभव पृष्ठ की विशेषता है। ओके, पूछा भी जा सकता है समविभव पृष्ठ की परिभाषा दीजिए, तो ये भी आपको तैयार करके रखना है। किसी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो, समविभव पृष्ठ आपका कहलाएगा। ओके, फिर आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है किसी आवेशित चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र को हमें क्या समझाना है और विद्युत विभव को भी समझाना है। तो देखिए, चूंकि आवेशित चालक के अंदर आवेश उपस्थित नहीं होता है, जो आवेशित चालक है तो उसकी जो बाहरी सतह होता है उस केवल उसी पर आवेश उपस्थित होता है, अंदर कोई आवेश उपस्थित नहीं होता है। अतः आवेशित चालक के भीतर जो विद्युत क्षेत्र होगा शून्य होगा। जब कोई आवेशित चालक है उसके ऊपरी सतह पर आवेश है, अंदर कोई आवेश ही नहीं है, तो अगर अंदर की हम बात करें तो अंदर जो विद्युत क्षेत्र भी होगा वो क्या शून्य होगा। जब आवेश नहीं है तो विद्युत क्षेत्र भी क्या होगा, शून्य होगा। और इसके साथ ही आवेशित चालक के भीतर हम विद्युत विभव की हम बात करें तो विद्युत विभव क्या होता है, समान रहता है, नियत रहता है आपका। ओके, और ये सूत्र के माध्यम से हम समझ सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि आवेशित चालक के अंदर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो शून्य होता है और विद्युत जो विभव होता है वो नियत रहता है। कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉरेंज बल किसे कहते हैं, 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए। सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। लॉरेंज बल क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेशित कण पर लगने वाले बल को हम क्या है, लॉरेंज बल कहते हैं। ये आपसे क्या है, एक वाक्य में पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। सिंपल है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील कण पर लगने वाले बल को हम लॉरेंज बल कहते हैं। 1 एम्पियर की आपको परिभाषा देनी है। ओके, तो 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो 1 मीटर लंबाई तथा 1 मीटर त्रिज्या के चाप के केंद्र पर 10⁻⁻⁷ टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करे। 2 नंबर के हिसाब से आपको थोड़ा ये डिफिकल्ट लगेगा, 1-2 बार पढ़िएगा, समझ के आपको तैयार करना है तो याद आपका हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। इसके साथ इस चैप्टर से आपको वायु सेवड़ का नियम इंपॉर्टेंट रहता है, तो वायु सेवड़ का नियम भी आपको क्या है, तैयार करके रखना है। ओके, जो मैं बताते जा रहा हूँ हर चीज आपको क्या है, तैयार करते जाइएगा, तो फिर दोस्तों आप गारंटी के साथ अच्छा स्कोर करेंगे। तो ये हमारे यहाँ तक 12वीं तक आपका क्या है 2 नंबर के रहते हैं। 13वें नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं वो हमारे क्या है 3 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो से एक लास्ट पार्ट आएगा, ओके, सेकंड पार्ट, जिसमें दोस्तों आपके प्रश्न 13वें से लेकर प्रश्न 20वें तक आपके हम क्या है कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन विद सॉल्यूशन के साथ। इस प्रकार से दोस्तों हमने इस वीडियो में क्या है फिजिक्स के ये मॉडल पेपर हाफ ईयरली एग्जाम का जो मॉडल पेपर था इसका मैं आपको क्या है तैयारी करा रहा हूं। आगे और भी जो क्वेश्चन रह जाते हैं हम सेकंड वीडियो में कवर कर लेंगे, और इसके साथ ही अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो फिर मैं आपको क्या है अलग से और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कवर करा दूंगा, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी कवर कराने वाला हूं। इसलिए क्या है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है तो कमेंट से आप जरूर पूछिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।